Hello students, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 7, that is evolution, and in this chapter we discussed about origin of life. We discussed about all the theories which were given by different scientists, and in the last part of origin of life we discussed about the Urey and Miller experiment. In previous class we proved the thing that origin of life takes place, how it was takes place, what were the conditions on earth, all the things were proved by the Urey and Miller scientists. Today we are going to give सबूत, because ये अदालत सबूत मांगते हैं मिलॉर्ड, तो आज हम वो सबूत देंगे जो ये बताएंगे कि इवोल्यूशन सच में हुआ था. जो साइंटिस्ट ये बोल गए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, स्पेशल क्रिएशन था या जस्ट सब कुछ ऐसा ही था जैसा हुआ था पहले, सब कुछ ऐसा ही है, उनको हम गलत प्रूव करेंगे. मीन्स एविडेंसेस वी विल डिस्कस व्हाट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन आर अवेलेबल हियर. Different type of evolution, different type of evidences are available for evolution. And what are these evidences? First of all, I'll write the names कि कौन कौन से evidences हैं evolution के. Then one by one we will discuss them. Clear? So first type of evidences are paleontological evidences. Clear? Second type of evidences which we are to learn, morphological and anatomical evidences. Morphological and anatomical evidences. Third are embryological evidences. Embryological evidences. Then biochemical and physiological evidences. Physiological evidences. So these type of evidences we are to learn. In this thing, first type of evidences जो क्या है, paleontological evidences. अब हम उनको पढ़ेंगे सबसे पहले कि वो क्या होते हैं. आई होप तुमने paleontological वर्ड तो सुना ही होगा, कहाँ इसका यूज होता है और इसका मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे पैलियोंटोलॉजी क्या होती है. What is paleontology? Clear? Actually, paleontology is the study of past life forms. Study of past life forms on basis of fossil records. That in past, in millions of years ago, which type of life forms were available on earth, किस तरह की लाइफ फॉर्म्स थी, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. जो पिछले कुछ टाइम पहले अर्थ पर ऑर्गेनिज्म से उनके जो हमें रिमेन्स मिलते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं. उनके बेसिस पर जो स्टडी की जाती है उसको पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, और जो एविडेंसेस हमें अवेलेबल होते हैं उनको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं. नाउ व्हाट आर फॉसिल्स? यू लर्न द फॉसिल्स इन क्लास 10th ऑल्सो कि फॉसिल्स क्या होते हैं. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है किसी वजह से, ऐसा नहीं कि हमने उसको चप्पल से मार दिया किसी छोटा सा ऑर्गेनिज्म को, सपोज वो किसी मड में किसी दलदल में फंस गया है, ठीक है, वो कोई भी मार्शियल लैंड में फंस गया कोई भी ऑर्गेनिज्म, एंड बाई चांस वहाँ पर वो वहाँ से निकल नहीं पाता है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट बी देयर, वो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, एंड वहाँ पर वो घुट घुट के एक तरह से मर जाएगा. और किसी भी सपोज किसी स्टोन के सहारे वो लग के गिर गया है और वहाँ पर उसके इंप्रेशन आ जाते हैं, या किसी स्टोन पे कोई ऑर्गेनिज्म बैठा था, कोई लीफ ही थी सपोज, और कोई स्टोन उसके ऊपर आगे गिरा, कोई रॉक उसके ऊपर आगे गिर जाती है तो भी उसके इंप्रेशन आ जाते हैं. तो ज़्यादातर क्या होता है, हार्ड पार्ट्स के फॉसिल बनते हैं, सॉफ्ट पार्ट तो डेड एंड डिके भी हो जाते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म उसे खा भी लेता है. तो जो भी फॉसिल्स हमें अवेलेबल होते हैं दीज आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स. हार्ड पार्ट्स के हमें फॉसिल मिलते हैं, सॉफ्ट पार्ट का शायद ही कभी कोई फॉसिल मिलता है. क्लियर? सो फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स that lived millions of years ago. That lived millions of years ago.
जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले कभी कोई लाइफ रहती थी, उसके हार्ड पार्ट्स का जो हमें मिलता है रिमेन्स, उसको क्या बोला जाता है? फॉसिल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म डेड होके मर गया है, मीन्स वो मतलब मर गया है, गिर गया है सॉइल पे, उसके ऊपर सॉइल की और लेयर आगे गिर जाती है किसी वजह से, और लेयर आ जाते हैं, और लेयर मीन्स वो दबता रहता है नीचे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और टेम्परेचर इतना इस तरह का सा होता है, प्रेशर इस तरह का होता है कि आखिर में वो क्या बन जाता है? फॉसिल बन जाता है। ठीक है, नाउ एज ऑफ फॉसिल्स, हाउ कैन वी कम टू नो कि जो फॉसिल हमें मिला है आफ्टर डिगिंग ऑफ अर्थ, वो फॉसिल्स कितने पुराने हैं? क्या वो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो वाले हैं, क्या बिलियंस ऑफ ईयर, क्या कुछ सालों पहले ही बने हैं? तो कैसे पता चलता है? वन मेथड इज देयर, दैट इज कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, दिस मेथड was given by the scientist Libby, Libby. The scientist Libby was told about this thing कि कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिससे हम एज ऑफ फॉसिल्स को पता लगा सकते हैं। लोअर क्लासेस में तुमने ये भी पढ़ा होगा कि व्हेन वी डिग द अर्थ एंड जितनी हम गहराई में जाते जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाते जाएंगे, उतना पुराना फॉसिल मिलता जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सच भी बात है कि जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वहाँ पर कोई भी न्यू स्पीशीज, कोई भी न्यू का फॉसिल मिलेगा, और जितनी लेयर नीचे जाते जाएंगे वो पुराने टाइम का फॉसिल होगा। इससे भी एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइन की जा सकती है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग है फिर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में, फॉसिल्स में नेक्स्ट थिंग हमने ये पढ़नी है कि वो फॉसिल कैसे बने हैं और कैसे वो हेल्प करते हैं हमारी ये पता लगाने में कि इवोल्यूशन हुआ है। सी सपोज दिस इज द अर्थ, है ना, अर्थ के ऊपर ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे। ठीक है, और उनके ऊपर एक लेयर ऑफ सॉइल आ गई, सॉइल की लेयर आ गई। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद यहाँ पर फिर और मोर ऑर्गेनिजम्स थे, है ना, सपोज इनका नंबर बढ़ गया है अब, फिर इनके ऊपर सॉइल की लेयर आ जाती है। ठीक है, फिर से और ऑर्गेनिज्म है और वो काफ़ी सालों बाद फिर से हमें मिले हैं और वहाँ पर बहुत सारे इनकी पॉपुलेशन थी, फिर इसके ऊपर सॉइल की लेयर आ गई। मीन्स ये फॉसिल है, ये किसी पुराने ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है। फिर लाइफ टाइम बढ़ता चला गया, कुछ टाइम बाद पता चला कुछ और ऑर्गेनिज्म थे, वो भी सॉइल की लेयर के नीचे दब गए हैं, फिर से इनका फॉसिल बन गया है। मीन्स ये ओल्डेस्ट फॉसिल होगा, ये उससे न्यू, और ये न्यूएस्ट फॉसिल होगा। और ये चीज़ देखने से ये लग रहा है कि एक टाइम ऐसा था जब बहुत कम पॉपुलेशन थी, स्पीशीज़ कम अवेलेबल थी, बायोडाइवर्सिटी कम थी, उसके बाद स्पीशीज़ जो है, पॉपुलेशन जो है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बढ़ता चला गया। क्लियर? अच्छा, फॉसिल्स से हम क्या चीज़ें पता लगती है हमें? नंबर ऑफ फॉसिल्स, कितना नंबर था फॉसिल्स का। जितनी लोअर स्ट्रेटा होगी सॉइल की, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सॉइल हैव लेस फॉसिल। यहां से चीज क्लियर है, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सॉइल हैज लेस फॉसिल। अपर स्ट्रेटा ऑफ सॉइल, upper strata of soil has more fossils, ऊपर की तरफ ज़्यादा फॉसिल होंगे। इससे बात क्लियर हो जाती है कि नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहा है। सेकेंड चीज़ हमें क्या पता चलती है? नेचर ऑफ फॉसिल्स, नेचर ऑफ फॉसिल्स। हाउ, कैसे पता चलता है? जितनी अलग अलग स्ट्रेटा होंगी सॉइल के, अलग अलग लेयर होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स हमें पता चलते हैं, हमें पता लगाते हैं, हम उनका मिलते हैं हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। तो इससे नेचर पता चल गया फॉसिल का कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स फाउंड इन डिफरेंट स्ट्रेटा, अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग टाइप के फॉसिल्स हमें मिले हैं। इससे हमें नेचर ऑफ फॉसिल्स पता चलता है। ठीक है, थर्ड थिंग है डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंसेस, लाइक डायनासोर्स वर देयर। ठीक है, अपने टाइम पे जो डायनासोर्स है बहुत लंबे चौड़े अच्छे खासे बड़े होते थे, बहुत उनका साइज बड़ा होता था। अब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है नाउ डेज, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डायनासोर्स, उनसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो इस तरह की डिस्पैरिटी, इस तरह के डिफरेंसेस हैं पास्ट
में जो लाइफ फॉर्म थी और अब उनके रिप्रेजेंटेटिव जो प्रेजेंट में है वो। सेम थिंग विद हॉर्स, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एक बहुत अच्छा टॉपिक होता था पहले, आजकल तो नीट में इसका पूछा भी नहीं जाता और एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं है। जो हॉर्स था उसके भी इस तरह के कैरेक्टर्स थे कि जो पास्ट में जो हॉर्स था अब जो हॉर्स है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है उसमें, क्योंकि फॉसिल से हमें पता चलता है। सेम थिंग विद अर्ली मैन एंड मॉडर्न मैन, जो अर्ली मैन था वो डिफरेंट टाइप का था, मॉडर्न मैन है वो डिफरेंट टाइप का है। तो ये होते हैं डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। फॉसिल से हमें इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि किस तरह के फॉसिल्स मिले हैं और फिलहाल जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज के वो किस तरह के हैं। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो फॉसिल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ दैट ये जो फॉसिल्स थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स वर फाउंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स फाउंड ऑन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के फॉसिल मिले। उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम। अर्थ की जो हिस्ट्री है उसको हमने कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया है, उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल नाम दिया है। उस स्केल में हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री है अर्थ की उसको किस किस पार्ट में हमने डिवाइड किया है और वो किस तरह के उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल? What is geological time scale? It is designed by dividing history of Earth. अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड करके हमने इसको डिज़ाइन किया है। क्लियर? सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको हमने सबसे पहले डिवाइड किया है एरा में, देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू पीरियड्स एंड पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एपॉक्स। एपॉक्स की हम बात नहीं करेंगे, लाइक ऐसे होता है ना, ईयर को मंथ में डिवाइड किया, मंथ को फिर हमने डेज में डिवाइड किया। वी आर नॉट टू टॉक अबाउट इपॉक्स, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, विल डिस्कस अबाउट जस्ट एरा एंड पीरियड। टोटल 6 एरा आर देयर। फर्स्ट इज सीनोजोइक एरा, सेकेंड मीजोजोइक एरा, थर्ड पेलियोजोइक एरा, फोर्थ प्रोटेरोजोइक एरा, फिफ्थ आर्कियोजोइक एरा एंड लास्ट इज एजोइक एरा। टोटल 6 एरा आर देयर जिसमें हमने अर्थ की हिस्ट्री को डिवाइड किया है। सीनोजोइक एरा जो करंट चल रहा है ये मॉडर्न एरा है, अभी जो चल रहा है, और एजोइक सबसे प्रिमिटिव एरा है। फर्दर इनको पीरियड्स में डिवाइड किया है। प्रोटेरोजोइक है जो पहले इसी की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री कैम्ब्रियन, इसको प्री कैम्ब्रियन भी बोला गया है। तो ये जो तीनों एरा हैं इनको हमने फर्दर पीरियड्स में डिवाइड नहीं किया है, इन तीनों को हमने फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया है। तो अब हम इनको पीरियड्स की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पीरियड है कैम्ब्रियन, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट जाएंगे, सबसे नीचे से सबसे ऊपर। ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनिफेरस, पर्मियन। क्लियर? ये एरा हैं किस पीरियड्स हैं किसके? पैलेजोइक के। उसके बाद ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। These periods are of Mesozoic era. Then tertiary and quaternary, which is current, जो अभी फिलहाल चल रहा है। क्वाटरनरी पीरियड है, सीनोजोइक एरा है, ये मॉडर्न एरा है और ये इससे बाद में आने वाले प्रीमिटिव एरा है। क्लियर? तो टोटल 6 periods are there in Paleozoic era, 3 periods are in Mesozoic era, 2 periods are in Cenozoic era. And students face difficulty to learn these things. तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, अब उस ट्रिक की बात करते हैं, किस ट्रिक से तुम इन पीरियड्स को लर्न कर सकते हो। तो ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट ट्रिक क्या है? Camels often sit down carefully
परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक। ये सेंटेंस तुम्हें याद रखना है। सी फर्स्ट लेटर देखो, सी फॉर कैम्ब्रियन, ऑफन ऑर्डोविसियन, सिट सिल्यूरियन, डाउन डिवोनियन, केयरफुली कार्बोनिफेरस, परहैप्स पर्मियन, देयर ट्रायसिक, जॉइंट्स जुरासिक, क्रीक क्रिटेशियस। यहाँ तक के लर्न हो जाएंगे, ऊपर तो दो ही हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, तो बाय लर्निंग दिस वन सेंटेंस यू कैन लर्न मैक्सिमम ऑफ द पीरियड्स। ज़्यादातर को तुम लर्न कर लोगे, जब दो ही बचेंगे उनको तुम कर सकते हो। ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट ये मैंने तुम्हें पीरियड लर्न करने की ट्रिक बताई है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑर्डोविसियन पीरियड इज नोन एज एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। व्हाई इट इज नोन एज एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड इनवर्टिब्रेट्स का रास था, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था, इसीलिए। देन डिवोनियन पीरियड इज नोन एज एज ऑफ फिश। फिश की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिश का नंबर ज़्यादा था, इसीलिए डिवोनियन पीरियड को बोला जाता है एज ऑफ फिश। देन कार्बोनिफेरस इज नोन एज एज ऑफ एम्फीबियंस। एज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का नंबर ज़्यादा था एंड इट इज़ फॉर फर्स्ट सीड प्लांट भी इसी पीरियड में ऑब्जर्व हुए थे, इसीलिए कार्बोनिफेरस को दोनों चीज़ों से जाना जाता है। पर्मियन इज नोन एज एज ऑफ कोनिफर्स। कोनिफर्स का नंबर ज़्यादा था ड्यूरिंग पर्मियन पीरियड, दैट्स वाई इट इज नोन एज एज ऑफ कोनिफर्स। जुरासिक पीरियड इज नोन एज एज ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स क्लियर, डायनासोर ज़्यादा थे। जुरासिक पार्क मूवी भी तुमने देखी होगी। मीजोजोइक एरा को ये भी बोला जाता है कि इस टाइम पे रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा था, ये उनका एरा माना जाता है। सीनोजोइक एरा इज कंसिडर्ड फॉर मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इनका नंबर, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ज़्यादा है भी करंट में ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा, दैट्स वाई सीनोजोइक एरा इज फेमस फॉर एंजियोस्पर्म एंड मैमल्स। सो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इससे ज़्यादा डिटेल तुम्हें अपनी इस क्लास में नहीं करनी है। यू आर टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट यू कैन मेक नोट्स क्लियरली। नाउ आफ्टर डूइंग फॉसिल we'll do next evidence and that next evidence is missing link। अब हम मिसिंग लिंक की बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि मिसिंग है कुछ, और क्या मिसिंग है? कोई लिंक मिसिंग है। यूट्यूब का लिंक की बात नहीं हो रही है कि यूट्यूब का कोई लिंक मिस हो गया है, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है कि कोई ऑर्गेनिज्म था जो लिंक बना रहा था दो क्लासेस में और वो मिस हो गया है, उसको मिसिंग लिंक बोलते हैं। चलो देखते हैं मिसिंग लिंक। नाउ व्हाट इज दिस? सबसे पहले तुम एक चीज समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेज वर इवॉल्व्ड। फिश से एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से रेप्टिलिया बने, रेप्टाइल्स, एंड रेप्टाइल्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, बर्ड्स बने एंड देन मैमल्स बने। ये सब तुम्हें पता है, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। अब देखो फिश से एम्फीबिया बने हैं, ऐसा तो हुआ नहीं है कि आज रात को फिश सोई और सुबह उठ के देखा ओ आई एम एम्फीबिया नाउ, इट इज़ नॉट देयर। या रात को कोई एम्फीबिया आराम से मेंढक सो रहा था, फ्रॉग सो रहा था, सुबह उठ के देखा अरे अरे मैं तो रेप्टाइल बन गया, मेरी तो टेल आ गई, एनोल पता नहीं क्या क्या आ गया। इट वॉज नॉट देयर, इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू कन्वर्ट फ्रॉम फिश टू एम्फीबिया। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उस फिश को एम्फीबिया बनना पड़ गया या एम्फीबिया को रेप्टिलिया बनना पड़ गया? सी जब फिश बनी, फिश इवॉल्व हुई तो सिर्फ फिश से ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं की ही थी एंड दे वर लिविंग इन वाटर, वो वाटर में रह रही थी। रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्यों हुए रिसोर्सेज लिमिटेड? पहले तो नहीं थे, बिकॉज फिश की पॉपुलेशन बढ़ गई एंड दे ऑल वर डिपेंड ऑन सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज, उनको सेम टाइप वाटर चाहिए, सेम टाइप ऑफ फूड चाहिए, क्लियर, एंड रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, उनका नंबर कम होने लगा। सो इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज दे ट्राई टू कम आउट फ्रॉम वाटर टू द लैंड। रिसोर्सेज की सर्च में उनको वाटर से लैंड पे आना पड़ा, ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा बहुत लंबा टाइम लगता है इवोल्यूशन, ऐसा नहीं होता है कि एक रात में इवोल्यूशन हो जाएगा।
सालों लग जाते हैं, 100 ऑफ ईयर, 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो फिर फिश कोई धीरे धीरे एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई होगी। जब फर्स्ट फिश एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई तो उसमें कुछ कैरेक्टर फिश के रहे होंगे और कुछ एम्फीबिया के रहे हैं। उस कैरेक्टर को, उस फिश को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। कनेक्टिंग लिंक इज दैट ऑर्गेनिज्म विच हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये तो वो कनेक्टिंग लिंक। अब तुम सोचोगे मैम कनेक्टिंग लिंक क्यों पढ़ा रही है, पढ़ना तो हमें मिसिंग लिंक है। अगर ये कनेक्टिंग लिंक मिस हो जाए तो उसका नाम हो जाता है मिसिंग लिंक, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इजी डेफिनेशन बन गई ना। कनेक्टिंग लिंक तो इन दोनों को जोड़ने वाला, अब ये मिस हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं मिसिंग लिंक। अब उसका हम फॉसिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिसिंग लिंक को कैसे डिफाइन करेंगे? मिसिंग लिंक इज फॉसिल ऑर्गेनिज्म, इट इज फॉसिल ऑर्गेनिज्म that have characters of two different groups of organisms। दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के अगर कैरेक्टर एक फॉसिल में आ जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं, तो वो कौन हो जाता है? मिसिंग लिंक। अब वो फॉसिल की फॉर्म में हमें अवेलेबल है, हम उसको फॉसिल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको मिसिंग लिंक बोलेंगे। अगर वो रियल में अवेलेबल होता कोई लिविंग तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ऐसे ही मिसिंग लिंक के हम 2-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे तुम्हें और चीज़ें क्लियर हो जाए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ विल डू 2 एग्जाम्पल, 2 ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। हाउएवर इन एनसीईआरटी तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का भी जिक्र हुआ होगा। चलो देखते हैं। मिसिंग लिंक में फर्स्ट जो एग्जाम्पल पढ़ना है दैट इज ऑफ आर्कियोटेरिक्स। जितना भयंकर इसका नाम है उतना ही भयंकर इसका डायग्राम है। तो मैं डायग्राम तो नहीं बनाऊंगी, पिक्चर की फॉर्म में है। एक्चुअल में वो डायग्राम था ही नहीं। जो आर्कियोटेरिक्स का फॉसिल मिला था वो स्केलेटन मिला था, कंप्लीट स्केलेटन मिला, A to Z थिंग्स वर देयर। तो साइंटिस्ट ने उनको फर लगा के, विंग्स वगैरह लगा के उसको डिज़ाइन करके एक अच्छा खासा ऑर्गेनिज्म बना दिया, जो बुक में तुम उसका डायग्राम अच्छे से देख सकते हो, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। ओके, तो आर्कियोटेरिक्स क्या था? बहुत ही अजीब, बहुत ही वियर्ड एनिमल है ये। क्या है ये? इट इज़ एक्चुअली अ बर्ड। इट इज़ अ बर्ड हैविंग रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। एक्चुअल में ये एक बर्ड है जिसके पास रेप्टिलिया के भी कैरेक्टर्स हैं। अब हमने वही चीज़ें पढ़नी है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट में, कि इसमें कौन से एवियन कैरेक्टर्स हैं, बर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं, और कौन से रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सो एवियन कैरेक्टर्स, बर्ड्स के कैरेक्टर्स लिखेंगे इस तरफ हम, और दिस साइड वी विल राइट रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, कि रेप्टिलिया के क्या कैरेक्टर्स है इसके अंदर। क्लियर? एवियन कैरेक्टर में फर्स्ट कैरेक्टर है विंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके विंग्स थे, फेदर्स थे। ठीक है, इसीलिए ऐसा लगा कि ये बर्ड है। सेकेंड कैरेक्टर, इट वॉज हैविंग बीक। अब बीक तो किसी और एनिमल की होती नहीं है, तो बर्ड था वो। थर्ड, 3 फिंगर्स 4 टोज, ये भी कैरेक्टर बर्ड का है। फर्क्यूला एंड कील स्टर्ना। स्टर्नम होता है ना, हमारी भी रिब्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, और बीच में एक स्टर्नम होता है, उसी की बात की जा रही है। तो ये कैरेक्टर्स थे जो बर्ड के कैरेक्टर्स थे उसके अंदर। ठीक है, उड़ तो सकता, थोड़ा बहुत उड़ता था, ज़्यादा नहीं उड़ पाता था वो। नेक्स्ट है, मैंने नहीं देखा, हमने नहीं देखा वो कि कितना उड़ पाता था, ऐसी स्टडीज़ की गई हैं उसकी फॉसिल्स पे। रेप्टिलियन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेप्टिलियन कैरेक्टर, टेल विद फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे। फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या है? बैकबोन की बात हो रही है कि कॉर्डल जो बैकबोन थी वो फ्री थी, टेल थी। ये कैरेक्टर्स रेप्टिलिया के हैं। नेक्स्ट, टिथ। अब देखो कितना अजीब होगा ना, उसकी चोंच भी है और टिथ भी है, कितना डरावना होगा ना वो आगे से देखने में, है ना। टिथ भी है और बीक भी है। अब बर्ड्स में टिथ तो होते नहीं है, तो ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है। नेक्स्ट, फिंगर्स ऑन क्लोज। क्लोज भी हैं, फिंगर भी है, ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टर्स है। ठीक है,
तो इस तरह के रेप्टिलियन कैरेक्टर्स थे। हाँ, एक और उसका जो स्केलेटन था एग्जैक्टली ऑफ रेप्टिलियन, नो न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन नहीं थी। न्यूमेटिक बोन किस में होती है? बर्ड्स में होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स विच मेक द बर्ड लाइट, उसको हल्का बनाते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। खोखली होते हैं, मीन्स ये कह लो एयर कैविटी होती है उनके अंदर, न्यूमेटिक बोन्स के अंदर। तो ये बर्ड्स में ही होती हैं, ठीक है। तो एक तो मिसिंग लिंक था आर्कियोप्टेरिक्स। ये तो बात की हमने एनिमल के केस में कि किस तरह का मिसिंग लिंक हमने पढ़ा। सेकेंड जो मिसिंग लिंक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्लांट में। सेकेंड मिसिंग लिंक, फर्स्ट इज आर्कियोप्टेरिक्स, सेकेंड इज टेरिडोस्पर्म। टेरिडोस्पर्म, ओके। टेरिडोस्पर्म जो मिसिंग लिंक था, ये दो ग्रुप के कैरेक्टर शो कर रहा था, एक तो फर्न्स के एंड सेकेंड जिम्नोस्पर्म्स के। जिम्नोस्पर्म्स दोनों के कैरेक्टर्स थे इसके पास। फर्न्स के क्या कैरेक्टर्स थे? फोलिएज, जो लीव्स थी वो बिल्कुल फर्न्स जैसी थी, फोलिएज, एंड सीड, सीड भी वॉज एग्जैक्टली लाइक फर्न्स। जिम्नोस्पर्म के क्या कैरेक्टर्स थे? एक तो सीड एंड दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ भी शो कर रहा था जैसे जिम्नोस्पर्म शो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड मिसिंग लिंक, दैट इज टेरिडोस्पर्म, फर्स्ट इज आर्कियोप्टेरिक्स। दो मिसिंग लिंक की बात करनी है। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमने डिस्कस की, हमने फोसिल्स के बारे में बात की और सेकंड मिसिंग लिंक के बारे में बात की। थर्ड जो एक और एविडेंस हमें मिला होता है वो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को जब पढ़ते हैं तो उसको जो हम पढ़ते हैं वो थर्ड जो एविडेंस है वो है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी एक्चुअल में क्या होता है? इट इज द कंप्लीट एंसेस्ट्रल लीनिएज, कंप्लीट एंसेस्ट्रल लीनिएज। फाइलोजेनी पढ़ी गई किसकी? हॉर्स की पढ़ी, कैमल की पढ़ी और एलिफेंट की। हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट। तो इससे भी बहुत कुछ एविडेंसेस हमें अवेलेबल हुए जो इवोल्यूशन के बारे में हमें बताते हैं। क्लियर? सो दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। We discussed about paleontological evidences. 3 type of evidences we will discuss in further classes: embryological evidence, morphological and anatomical. हम next class में morphological and anatomical evidences पढ़ेंगे। इसमें homologous organs, analogous organs and vestigial organs की बात करेंगे। Clear? I hope today's content is very clear to you. Even then, if you have any type of doubt, please leave it in comment section. I'll try my best to clear the doubts. And if you really like my content, then please press like button and subscribe my channel also. Thank you everyone.